नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि हम सभी जानते हैं कि हर कंट्री में अदर्स कंट्री की एम्बेसी होती है, दूतावास जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वहाँ का जो गवर्नमेंट होता है उन्हें पता होता है, लेकिन हर देश अपने आंतरिक सुरक्षा के लिए कुछ एजेंट जो कि रा वगैरह से होते हैं, ऐसे मतलब एजेंसियों से, इंटेलिजेंस एजेंसियों से, वो अपने सही पहचान के साथ नहीं होते हैं। वो मतलब लेकिन उस कंट्री के बीच में ही होते हैं जहां उन्हें लगता है कि हाँ, यहाँ से हमारे देश पे कुछ खतरा है, तो उस न्यूज़ को निकालने के लिए उसके बाद वो उसे अपने कंट्री के एम्बेसी को से मतलब कांटेक्ट करते हैं और उन्हें वो चीज़ बताते हैं, और वहाँ से फिर सीधा हमारे यहाँ होम मिनिस्ट्री में वो चीज़ आती है। लेकिन अगर कभी भी वो पकड़े जाते हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ, हम गवर्नमेंट, उस कंट्री के गवर्नमेंट के एजेंट हैं। ये बात पहले से ही श्योर होता है। जैसे कि अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर मरता है तो मतलब शहीद होते हैं, तो वो उनका पता रहता है कि हाँ, ये यहाँ पे हुआ, या दूतावास का किसी के साथ कुछ हुआ तो उनकी भी होगी पहचान है। लेकिन ऐसे इस फाइटरों की मतलब जो ऐसे फाइटर लोग हैं जो अंदर जनता के बीच में घुस के न्यूज़ निकालते हैं, वो ये कह नहीं सकते, और ना ही देश फिर उन्हें लेने मतलब देश भी दावा नहीं करेगा। उसे पता होगा लेकिन वो कहेगा नहीं, क्योंकि इससे देश का नाम खराब होगा। और फिर दूसरा देश ये भी आरोप लगा सकता है कि हमारे यहाँ हमले की साजिश कर रहे थे, इन सब चीज़ों को देखते हुए। लेकिन अब सभी हमारे नेता जैसे तो हैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो देश में मर मिटने के लिए तैयार हैं, वो करते हैं ये। उसी तरीके से हर साल एक मतलब अक्सर मतलब जिनके इंटेलिजेंस ब्यूरोज काफ़ी स्ट्रांग हैं, जैसे हमारे यहाँ हुआ, अमेरिका हुआ, रसिया हुआ, जर्मन हुआ, तो ये लोग रिपोर्ट पर ईयर निकालते हैं पूरे वर्ल्ड को लेकर। क्योंकि कभी भी दोस्तों सिर्फ एक गांव, एक शहर या सिर्फ एक प्रदेश या एक कंट्री से आप नहीं मतलब ग्रो कर सकते। विश्व में कहीं भी बिल्कुल छोटा सा देश हो, अगर वहाँ भी कुछ होता है गलत, तो उसका प्रभाव सब पे पड़ेगा। इसलिए सभी उसकी मदद करते भी हैं। ट्विन टावर हमला आप लोग को याद होगा, वो ओसामा बिन लादेन ने जो करवाया था, उसमें इंटेलिजेंस हमारे इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो को उस टाइम से पहले पता चला था। उन्होंने अमेरिकी इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो मतलब उनका जो बाकायदा जो दिखता है खुफिया विभाग, जैसे कुछ साइलेंट हाइड होते हैं ना, उनकी बात नहीं कर रहे। अगर उनकी बात कर रहे हैं मैं, कि जो हम बात कर रहे हैं जो बना हुआ होता है दूतावास, वहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन बैड लक की टाइमिंग थोड़ा मतलब कम बचा था टाइम, जब उन्होंने इन लोगों को पता चला। तो वैसे ही अमेरिका ने भी इस साल अपना रिपोर्ट जारी किया है, क्योंकि जब ट्रम्प थे वहाँ के प्रेसिडेंट, तो उस टाइम कुछ विवाद हो गया था। इस वजह से खुफिया विभाग ने अपना रिपोर्ट 2 साल से उसने जारी नहीं करा था, अब जारी किया है उसने। तो चलिए रिपोर्ट पे नज़र डालते हैं कि क्या है रिपोर्ट में। वाशिंगटन न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़ पे सर्विस। भारत चीन तनाव के बीच वास्तविक सीमा रेखा एलसी पर पिछले साल चीनी सेना की घुसपैठ को अमेरिका ने बेहद गंभीर माना है। 2020 में जो हुआ था, अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के कार्यालय ODNI की ताज़ा रिपोर्ट में आशंका जताई गई है। अब ये कार्यालय वाले ये काम नहीं करते हैं दोस्तों, जिन्हें हमने कहा जो हाइड मोड पे होते हैं, वही ये सारे न्यूज़ निकाल के अपने मतलब कंट्री को देते हैं। वहाँ से उन्हें क्या करना है ये उन लोगों को पता होता है। निदेशक की ताज़ा रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि सैनिकों को हटा ले जाने के बावजूद दोनों देशों में तनाव बना रह सकता है, जो कि बना हुआ है। चीन अपनी ताकत दिखाने के लिए सभी हथकंडे अपनाना चाहता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यदि पाकिस्तान दोबारा भारत को उकसाता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिल सकता है। हालांकि युद्ध की कोई आशंका नहीं है।
अमेरिकी खुफिया संगठनों की रिपोर्ट अमेरिका के लिए खतरों की सूची हर साल जारी होता है। 2020 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और संसद के बीच टकराव के कारण रिपोर्ट जारी नहीं हुई थी। अब 2 साल के बाद दुनिया के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन सामने आया है। और दोस्तों, जहाँ तक देखा जाए वर्ल्ड लेवल पे तो ये ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है ये ज़्यादा एक्टिव रहती है, मतलब ये सब के बारे में एक्टिव रहते हैं, सिर्फ अपनी ही कंट्री को नहीं देखते। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन अब जैसे नाइजीरिया हुआ और बाकी वो लोग जो फिलीपींस हुआ, तो उनके जो हैं वो केवल अपने देश तक सीमित रहते हैं। लेकिन हम ये लोग हैं तो इन लोग का एक उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि ये लोग कई चीज़ के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेंबर्स भी हैं कि जिस पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये चीज़ कि हाँ वो पूरे विश्व को जोड़ के रखें, या कोई अप्रत्याशित घटना घटने वाली हो तो उसे उस देश को सूचना दे दें। इसीलिए इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ लोग जाति दुश्मनी भूल जाते हैं। एजेंसियों का जो आकलन आया है सामने, उसमें है अमेरिकी संसद कांग्रेस को सौंपी रिपोर्ट के अनुसार चीन अपनी बढ़ती ताकत का प्रदर्शन करने और पड़ोसी देशों को विवादित क्षेत्र पर अपना दावा बिना किसी विरोध के स्वीकार करने को विवश करने के हथकंडे आजमाने की कोशिश करना चाहता है। वह विदेश में अपनी आर्थिक, राजनीतिक व सैन्य मौजूदगी को बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का प्रसार करता रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन की विवादित सीमांकन पर 1975 के बाद मई 2020 से अब तक सबसे गंभीर तनावपूर्ण स्थिति है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन कई दौर की बातचीत के बाद फरवरी में सीमा के पास कुछ इलाकों से अपनी सेनाएं और सैन्य साजो सामान वापस बुला रहे हैं। दोनों पक्षों ने पहले पैंगोंग तोसो के आसपास अपने सैनिकों को हटाने का फैसला किया, लेकिन पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स, गोग्रा और डेप्सांग जैसे क्षेत्र अभी संघर्ष की स्थिति से बाहर नहीं निकले हैं। इस विवाद पर खत्म होना, मतलब इसे विवाद का खत्म होना नहीं कहा जा सकता चंद सैनिकों का पीछे वापस बुलाना। हमने अपने एक वीडियो में बताया था आपको, जब इन लोगों ने अपने सैनिकों को बुलाया था, पीछे किया था, तो ये प्रक्रिया मतलब हमारे यहाँ का जो इंटेलिजेंस है वो एक्टिव हो गया था कि आखिर 40,000 मतलब सैनिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उन्हें वो पीछे क्यों हटा रहे हैं। फिलहाल अभी तक कुछ सामने नहीं आया है उसका, और इसीलिए अमेरिकन रिपोर्ट जो है इसमें कहा भी गया है कि इसे विवाद को ख़त्म होना नहीं कहा जा सकता है, यह आगे एक बार फिर से करवट ले सकता है। तो रिपोर्ट में कहा है कि यदि पाकिस्तान भारत को फिर से उकसाता है तो PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। पाक के प्रत्यक्ष या परोक्ष उकसावे की कार्रवाई का जवाब भारत अब पहले के मुकाबले और अधिक सैन्य ताकत से दे सकता है। हालांकि भारत पाक में पारंपरिक युद्ध की आशंका नहीं के बराबर है, फिर भी दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा है। कश्मीर में अशांति, हिंसक माहौल या भारत में आतंकी हमले से इसकी पूरी आशंका है। भारत ने अपनी नीति बदल दी है और ऐसे में भारत सरकार सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। तनाव की यह स्थिति पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। हाँ, क्योंकि अगर भारत जैसे देश, क्योंकि भारत एक अच्छा खासा आपको ग्लोबल मार्केट प्रोवाइड करवा रहा है, अब अगर यहाँ पे कुछ होता है तो उस पर, या पाकिस्तान में ही कुछ होता है तो वो भी कोई जीरो तो है नहीं कि पाकिस्तान हाँ जीरो है, वहाँ उसका भी तो कहीं ना कहीं योगदान है, तो फर्क तो हर जगह पड़ेगा। ताइवान, हिंद प्रशांत और दक्षिण व पूर्वी चीन सागर में भी तनाव जारी है। दोस्तों इसको जरूर गौर से पढ़िएगा, क्योंकि मतलब सारी सुनिएगा, क्योंकि इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। कल भी बताया था कि चीन का यही रवैया ताइवान में भी है, जहां वह एकीकरण के लिए दबाव बढ़ाता रहेगा। यहाँ एकीकरण के लिए यह बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि चीन इसे अपना इलाका चीन इसे अपना बागी इलाका मानता है। अब मेन पॉइंट,
चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी तेजी से सैन्य व आर्थिक प्रभाव बढ़ाया है। इससे क्षेत्र में चिंता पैदा हो गई है। इसका दक्षिण चीन सागर तथा पूर्वी सागर में भी गंभीर क्षेत्रीय विवाद है। इस खींचतान को मतलब इससे खींचतान की आशंका बढ़ेगी। तो दोस्तों, चीन तो खैर कर ही रहा है, वो तो उसकी आदत है, वो तो करता ही रहता है सिक्किम मैटर में भी और ये। लेकिन अमेरिका ने भी कुछ कम नहीं किया है। जो ये हिंद प्रशांत, अभी हमने जिक्र किया हिंद प्रशांत सागर, हाँ, वो हमारे जल क्षेत्र में, हमारे सीमा में आता है, हमारे जल क्षेत्र की सीमा में आता है। और सीमा ही नहीं, वो आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। IEED अमेरिका ने 7 अप्रैल 2021 को वहीं पे अपने सैन्य अभ्यास को पूरा किया, जब भारत के विदेश मंत्रालय से वहाँ के गवर्नमेंट को भेजा गया कि मतलब अभी जो प्रेसिडेंट है कि मतलब आपने ऐसा अच्छा नहीं किया, क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से आपको पहले अनुमति लेनी चाहिए थी। आप बिना अनुमति के हमारे इलाके में आपने ऐसा किया, विद्याभ्यास किया। इससे हमें मतलब जैसे खतरे की आशंका है। तो वहाँ से सीधा जवाब मिला कि हमने जो किया वो पहले भी अतीत में भी होता आया है और भविष्य में भी होता रहेगा। उन्होंने एक संतावना भी नहीं दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे, उन्होंने सीधा बोल दिया। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद हो भी नहीं सकता ना, क्योंकि अभी इलेक्शन है। हमारे नेताजी लोग इतने ज़्यादा बिजी, अब थोड़ा अभी वो क्या करें, अभी चले जाएं वो संयुक्त राष्ट्र संघ, आप उन्हें वोट ना दे वो हार जाएं, तो फिर उनकी लेटर लिखने से क्या फ़ायदा। उन्हें देश की थोड़ी पड़ी है, उन्हें अपनी कुर्सी की पड़ी है। तो पहले अपना कुर्सी जब मजबूत हो जाएगा उसके बाद में तब वो देख लेंगे। तब तक वहाँ पे जो होता है, जितना जो अधिकार करना चाहे कर ले। मतलब सीधा अमेरिका ने जब ये बोला तो यह विदेश मंत्रालय को कोई जवाब नहीं देनी चाहिए। शायद यहाँ पे आके एक राजनेत्री की याद आ रही है, सुषमा स्वराज जी की। हमें नहीं लगता है कि ये होने के बाद सुषमा स्वराज जी इस तरह से न्यूट्रल मोड पे होती, क्योंकि उन्होंने अपने मतलब ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो विदेश मंत्रालय है, इसकी जो वो मंत्री थी, उन्होंने अपने कैरियर में बहुत कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल थे। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज वो हमारे बीच नहीं है और इन लोगों को तो कुछ पड़ी नहीं है। रही बात हमारे, और हाँ एक चीज़ और, अब अमेरिकन इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये तो पता ही होगा, क्योंकि वो भी एक लोकतांत्रिक देश है, कि जो सैन्य होता है, सैन्य विभाग जो होता है, जो हमारी तीनों सेनाएं होती हैं, उसका जो मुखिया होता है, प्रमुख जो होता है, वो होता है देश का पहला नागरिक, यानी हमारे देश का राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री। वो जो भी करेंगे वो राष्ट्रपति के नेतृत्व में करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में नहीं करेंगे। वो अंदर इंटरनल चीज़ देखते रहें या बाहर से और बाकी जो हैं उद्योग वगैरह का वो करें, वो कर सकते हैं, लेकिन सैन्य मामले में उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं है। और आपको याद ही होगा हमारे जवान भाइयों ने प्लेन मांगा था। हाँ, ये उनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो हमारे देश के जवान थे, उन्हें उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जो अपने देश के जवानों को जो हमारे लिए शहीद हो रहा है उसे प्रोवाइड, उसकी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, वो कैसे नेतृत्व करेगा। फिलहाल ये तो मतलब बात ही नहीं कुछ होती है। रामनाथ कोविंद जी हैं हमारे सैन्य प्रमुख तीनों सेना के, और अगर युद्ध की ऐसी कोई भी परिस्थिति बनेगी तो हमारी सेना उनके मोदी जी के नेतृत्व में काम नहीं करेगी। अब अगर ये मीडिया बिकी हुई है, ये दैनिक जागरण का रिपोर्ट है, बाकी रिपोर्ट सब सही है, लेकिन इसमें PM जी को थोड़ा एक लाइन बढ़ा दिया गया है। वैसे तो किसी भी का भी नाम लेने का हमें अधिकार नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का चौथा स्तंभ गिर चुका है, इसलिए आवाज़ हम लोग को ही उठानी है और ये क्लियर भी कर देना है कि हाँ कौन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। क्योंकि कृषि कानून का अगर स्टार्टिंग में ही बात क्लियर हो गई होती कि हाँ ये राज्य सरकार के मतलब अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आज शायद हमारे किसान भाई इस तरह से दरबदर नहीं हुए होते।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ऐसे मतलब हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि हम भी उतनी एनर्जी से बना सकें। और हाँ, अगर आपको हमारे देश के रियल हीरो, रियल हीरो या अन्य किसी भी लोगों के लिए कोई जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मैसेज करिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।